हेलो वीवर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आपके लिए बच्चों आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। +2 बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका चैप्टर है बच्चों ये। तो इसमें आज मैं आपको कराऊंगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक, या जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है। माइक्रोस्पोर्स के जो डेवलपमेंट के लिए आपको ये पहले पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक। लेकिन अब हम स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। आप लोगों ने +1 क्लासेस में जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे, जो प्लांट में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, जो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में था, तो उसमें जो फ्लावर की जो स्ट्रक्चर थी वो फ्लावर की स्ट्रक्चर आपने बच्चों पढ़ी होगी। तो कोई भी अगर आप मान लीजिए अपने आसपास का कोई फ्लावर देखते हो, तो जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो प्लांट हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स बनते हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में नहीं बनते, ब्रायोफाइट में नहीं आते, टेरिडोफाइट में नहीं आते, और किसी प्लांट में फ्लावर नहीं आते। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है और वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हीं से एक ये टॉपिक है। तो पहले हम इसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ पॉलन सैक का बता रहे हैं आज। तो जो डेवलपमेंट है पॉलन सैक का, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बच्चों, और उसमें पढ़ना पड़ेगा कि जो फ्लावर के मेल पार्ट है, जैसे आपने पढ़े हैं ना कि जो फ्लावर होते हैं उसमें 4 मेनली वैसे मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो एक पार्ट होता है जो उसकी अपेंडेजेस कहते हैं, जो फ्लावर में पाए जाने वाली अपेंडेजेस होती हैं उनको हम बच्चों क्या कहते हैं, उनको एक उनके फ्लोरल अपेंडेज या फ्लोरल पार्ट के नाम से जानते हैं। तो आपने जैसे पढ़ा होगा +1 में, जो फ्लावर की स्ट्रक्चर है, उस फ्लावर की स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर होल होता है किसी भी फ्लावर का, जो बाहर वाला यानी कि भाग होते हैं, जो बाहर यानी कि स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जैसे सेपल कहते हैं। और उसके जो अंदर वाला जो इनर होल होता है, यानी कि जो सेकेंड होल होता है, जो सेकेंड होल्स में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम पेटल कहते हैं, ये पेटल्स होते हैं। और तीसरे में क्या होते हैं, उनके अंदर स्टेमन्स पाए जाते हैं। और फोर्थ यानी जो होल होता है उसमें उसकी पिस्टिल, और या फिर उसकी को हम कार्पल कहते हैं। तो बच्चों किसी भी फ्लावर में आपने देखा होगा ये 4 मेन इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस होती हैं, जिनको फ्लोरल अपेंडेजेस या फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं। आपने पढ़े भी, उनके लिए भी हम एक और टर्म्स देते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ सेपल, क्योंकि कभी भी फ्लावर में ये जो अपेंडेजेस हैं या ये जो यानी कि फ्लोरल लीव्स होती हैं, ये अकेली नहीं होती हैं, ये कहीं ना कहीं मल्टीपल में होती हैं। जैसे 3 के मल्टीपल में हो सकती हैं, 4 के मल्टीपल में हो सकती हैं। तो इसी के आधार पर हम फ्लावर्स को ट्राइमेरस, टेट्रामेरस के नाम से भी जानते हैं, जैसे ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस। तो जो ये सेपल्स हैं, जैसे मान लीजिए जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जो आउटर होल में पाई जाती है किसी भी फ्लावर के, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, इनके ग्रुप को हम बच्चों कहते हैं कैलिक्स। और जो दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए सेकेंड होल होता है फ्लावर का, उसके जो वो पार्ट होते हैं, जो कलरफुल यानी कि पार्ट होते हैं, इनको हम पेटल्स कहते हैं। और पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं कोरोला, ये कोरोला हो गया। और जो तीसरा आता है थर्ड, यानी कि जो होल्स होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, वो उसका मेल पार्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मेल पार्ट को स्टेमन, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम, इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं बच्चों। और ऐसी तरह से जो लास्ट का अंदर का सबसे इनर जो होल है, यानी कि जो अंदर की साइड में पाए जाने वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेस्टिल या कार्पल कहते हैं। और इसके ग्रुप को भी क्या कह सकते हैं बच्चों, हम गाइनोसियम, इसको हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो ये इनके ग्रुप के नाम को कहते हैं। जैसे इंडिविजुअल अगर आप उसको कह रहे हो, अगर कोई इंडिविजुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो हम उस इंडिविजुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, सेपल, जो आउटर होल में। और एक ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स कहते हैं। इसी तरह से जो दूसरा होल होगा उस फ्लावर के अंदर, वो पेटल है, और पेटल के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। और तीसरा उसमें जो स्टेमन है, और स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम, यानी कि जो मेल पार्ट है। और जो लास्ट वाला पार्ट है पिस्टिल या कार्पल, इसके ग्रुप को हम कहते हैं गाइनोसियम। तो अब ये डिपेंड करता है बच्चों कि वो फ्लावर के अंदर सारे के सारे ये पार्ट एक ही फ्लावर में हैं, या फिर कभी कभी आपने देखे होंगे हम फ्लावर में भी इसको 2 कंडीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। फ्लावर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल होते हैं फ्लावर, और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं बच्चों, यूनी से मतलब जैसे पता ही चल रहा है एक, सिंगल, यानी कि अगर उनमें जो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है केवल अकेला है, यानी कि वो फ्लावर कैसा हो सकता है, या तो उसमें स्टेमन ही होगा, ठीक है, यानी कि स्टेमन ही पाए जाएंगे,
तो यदि उसके अंदर स्टेमन ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट। और यदि उसमें दूसरा पार्ट यानी कि स्टेमन ना हो के उसका सेकंड पार्ट यानी कि कार्पल है, फीमेल वाला पार्ट है फ्लावर के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, पिस्टिलेट। तब हम उसके लिए टर्म्स यूज करते हैं पिस्टिलेट। तो यानी कि फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। कब हो सकते हैं ये, यदि फ्लावर हो यूनिसेक्सुअल। लेकिन बाई चांस दूसरी कंडीशन क्या आती है फ्लावर में, अगर दोनों पार्ट स्टेमन और पिस्टिल दोनों सेम फ्लावर के अंदर है, यानी एक ही सेम टाइप के फ्लावर में दोनों भाग हैं, तो वो फ्लावर क्या कहलाते हैं बच्चों, बाईसेक्सुअल। तो इसका मतलब है कि दो टाइप के फ्लावर हो सकते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल और दूसरे होते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो अब हम उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब आपने ये पीछे +1 में यानी कि बच्चों पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में कि जो एक फ्लावर है, एक फ्लावर में कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, एक फ्लावर में ये 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हालांकि इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम कॉमनली 4 इन भागों को पढ़ते हैं। उनमें सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। इनमें जो 2 पहले वाले पार्ट मैंने बताए, सेपल और पेटल्स यानी कि कैलिक्स और कोरोला, ये कैसे होते हैं, ये एसेसरी पार्ट में आते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं देखते। ये हेल्पिंग में काम कर सकते हैं, हेल्पर की तरह काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं पेटल जो होते हैं किसी भी फ्लावर के, ये कलरफुल होते हैं, और जब ये कलरफुल होते हैं तो मोस्टली जब पॉलिनेशन होता है प्लांट में या फ्लावर में, तो उस फ्लावर में जब पॉलिनेशन करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे लाइक कोई हनी बी है, बटरफ्लाई है या और अदर यानी कि एनिमल्स हैं, तो ये अपनी तरफ उनको खींचने का काम करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं, इसलिए कलरफुल होते हैं। तो इनका काम होता है जैसे मेनली क्या है कि कोई भी जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, स्पेशली जो बायोलॉजिकल यानी जैसे कहते हैं बायोटिक एजेंट्स हैं, कोई एनिमल्स है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है। जबकि सेपल का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। ये ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर की जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनका काम होता है वही फोटोसिंथेसिस में और थोड़ा प्रोटेक्शन में भी। तो इसीलिए हम एक फ्लावर में जो इनको अगर देखें तो इनके जो फंक्शंस हैं उनके आधार पे बच्चों 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इन पार्ट्स को। एक तो वो पार्ट हो गए जो एसेसरी होते हैं, एक वो होते हैं जो मेन रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जैसे मान लो स्टेमन और पिस्टिल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फ्लावर, क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो उस प्लांट में या उस फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर जो है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा इसलिए बताया कि ये पिछली क्लासेस का है, ये +1 में हमने आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बताया, बाकी और डिटेल उसका पीछे है। अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए सपोज एक कंप्लीट फ्लावर है और उस कंप्लीट फ्लावर में ये सारे के सारे पार्ट हैं, यानी कि सेपल भी हैं, पेटल भी है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। तो बच्चों जो हम अब अगला देखते हैं कि किसी भी स्टेमन के जो पार्ट होते हैं या स्टेमन जो मेल पार्ट है, ठीक है, तो इस स्टेमन को अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, एक स्टेमन में भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के स्टेमन में कौन सा, थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको कहते हैं फिलामेंट। एक पार्ट तो है उसका फिलामेंट जो मेनली किसी भी स्टेमन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। ये जैसे कहते हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम देते हैं हम फिलामेंट। एक दूसरा ऊपर जो जैसे कहते हैं टर्मिनल पार्ट है, उस स्टेमन का जो टर्मिनल पार्ट होता है बच्चों, उसके ऊपर जो स्वेलन यानी कि जैसे कहते हैं फूला हुआ जो भाग है, यानी कि जैसे कहते हैं एक लोब लाइक जैसे पार्ट होता है, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एंथर। ये एंथर है। तो किसी भी स्टेमन में अगर आप पढ़ोगे तो उस स्टेमन में ये 2 पार्ट हो गए, एक फिलामेंट और एक एंथर। ये मेल पार्ट है। इसलिए तो जो एंथर भी होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या जो फ्लावरिंग जैसे कहते हैं प्लांट हैं, उन फ्लावरिंग प्लांट में जो स्टेमन होते हैं, इसके जो एंथर है, इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर बनेंगे इस एंथर के अंदर, वो कहाँ बनते हैं, इसमें आपको ये जो एंथर है ये लोब में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यानी कि प्लांट का एंथर पढ़ रहे हैं या इसका स्टेमन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जो स्टेमन होगा उस स्टेमन में जो एंथर है, इस एंथर में भी लोब पाई जाती है। जैसे मान लो अभी आप देख रहे हो ये एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल लोब है। तो ये अगर मान लो किसी एंथर में एक ही लोब है, यानी कोई दूसरी लोब नहीं है, तो हम इसको कहते हैं मोनोथीकस। ये हो गया मोनोथीकस एंथर।
और यदि बाई चांस उसमें आप ये देखते हो कि एक से ज़्यादा यानी कि दूसरी भी लोब है, एक लोब और है जो इसको डिवाइड कर रही है दो भागों में, तो ये दो लोब वाला हो गया। इसके लिए आप क्या कह सकते हो, इसी को बाईथीकस या इसको हम कह सकते हैं डाईथीकस, यानी कि बाई या डाई का मतलब दो लोब वाला एंथर है। तो हम इन्हीं एंथर के अंदर जो ये लोब होती है बच्चों, इसी में डेवलपमेंट पढ़ते हैं पोलन सैक का। पोलन सैक यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम, जिसके अंदर माइक्रो स्पोर डेवलप होते हैं। तो ये कैसे डेवलप होंगे, तो हम उसका डेवलपमेंट कैसे हो उसको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताना है माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से पहले डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक कैसे डेवलप होता है। तो जब अब पोलन सैक का डेवलपमेंट हम कैसे देखें, सबसे पहले आप किसी भी जो भी आपके नेबर यानी कि प्लांट मिलते हैं उनका आप स्टेमन देखिए, ठीक है। और उस स्टेमन का जो एंथर वाला भाग है बच्चों, एक यंग एंथर का हम सेक्शन काटे हैं, उसका एक ट्रांसफ़र सेक्शन काटे हैं। तो जब आप इसका एक ट्रांसफ़र सेक्शन काटते हो इस तरह से, तो अर्ली स्टेज में आपको क्या मिलता है, जो बाहर की लेयर है एंथर की, जो बाहर की यानी जैसे कहते हैं जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस की लेयर है, क्योंकि आप जानती होगी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी प्लांटों की जो आउटर वॉल है, चाहे वो बॉडी के पार्ट हों या पूरी होल बॉडी हो, उनकी जो आउटर यानी कि कवरिंग होती है वो सराउंडेड होती है किससे, एपिडर्मिस की सेल से। तो आउटर लेयर एपिडर्मिस है, और इस एपिडर्मिस के नीचे यानी कि जो ये इनक्लोज कर रहा है जिन सेल्स को, ये जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस के नीचे, अगर आप किसी भी एक यंग एंथर का सेक्शन काटोगे तो उसमें आपको इस तरह से बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगी बच्चों। और ये सारी की सारी जो सेल्स होती हैं, अभी इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, क्योंकि यंग एंथर की जो सेल्स हैं, इन सेल को हम क्या कहते हैं, एक तरह से हाइपोडर्मल सेल्स, यानी कि एपिडर्मिस के बिल्कुल जस्ट नीचे की हैं। और ये कैसी होती है नेचर में, ये नेचर में होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं क्योंकि ये पेरिनकाइमेटस सेल्स हैं। तो ये जो पेरिनकाइमेटस सेल्स हैं यानी कि हाइपोडर्मल सेल्स, इनमें डिवाइड करने की भी एबिलिटी है। तो हम अगर देखें बच्चों, जब यंग एंथर का सेक्शन काटेंगे तो आपको उसमें कोई यानी कि जिसे कहते हैं सैक नहीं दिखाई दे रहा, केवल सारी की सारी जो सेल्स हैं वो सेम होमोजीनियस यानी जैसे सेल हैं, एक जैसी सेल्स हैं। और उन सेल्स के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कौन सी, ये मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आप देख रहे हैं, यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि अब इसमें दो लोब हैं, तो एक लोब के अंदर कॉर्नर की जैसे एक कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इसी तरह से एक दूसरे ऊपर की साइड में एक ये अगले कॉर्नर पे दूसरी मेरिस्टेमेटिक सेल, इसी तरह से सेकंड लोब में ये मेरिस्टेमेटिक सेल, और इसी सेकंड लोब में दूसरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यानी कहने का मतलब है कि एक लोब के अंदर दो यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं कॉर्नर की, एक यानी कि नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड, ये डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई मोनोथीकस जैसे कहते हैं एंथर होगा तो उसमें दो यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और यदि मान लीजिए आप किसी बाईथीकस या डाईथीकस एंथर की बात करेंगे तो उसमें बच्चों क्या होगा कि उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होंगे, यानी कि एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं। और यदि आप किसी ऐसे एंथर की स्टडी कर रहे हैं जिसमें 2 लोब हों तो उन 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक डेवलप करते हैं, क्योंकि एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक डेवलप करते हैं। तो ये जैसे डाईथीकस है तो डाईथीकस में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करेंगे, 4। और यदि वो मोनोथीकस है तो उसमें कितने यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करेंगे, 2। तो ये कैसे करते हैं बच्चों, अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो यंग यानी कि एंथर होगा उसके कॉर्नर की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, एक लोब वाला है तो उसके 2 यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कॉर्नर पे डेवलप हो जाएंगे, और अगर वो डाईथीकस है तो उसमें 4 हो जाते हैं। तो जब वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करती है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफ्रेंशिएट करके अब क्या बना लेती हैं, इन्हीं को हम कह देते हैं जो सेल्स हैं आर्की स्पोरियल सेल्स। जो यानी कि कॉर्नर की सेल्स डिफ्रेंशिएट कर रही है, इनको क्या कह रहे हैं हम, आर्की स्पोरियल सेल। ये आर्की स्पोरियल सेल्स हैं। अब तो जो आर्की स्पोरियल सेल्स होती हैं बच्चों, ये आर्की स्पोरियल सेल्स क्या काम करेंगी अब, क्योंकि डिफ्रेंशिएट होगी, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, अब ये डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने चारों कॉर्नर की आर्की स्पोरियल सेल्स बना ली। ये आर्की स्पोरियल सेल्स अब फिर फर्दर ये क्या करती हैं, ये डिवाइड करती हैं। इनमें फिर यानी कि
डिवीजन होती है चारों की चारों सेल्स में। जैसे एक इधर वाली सेल्स थी एक कॉर्नर की, एक दूसरे कॉर्नर की थी एक लो में, उसी तरह से दूसरी लो में एक कॉर्नर की और एक अगले वाले कॉर्नर की। ये चारों की चार जो सेल्स डिफ्रेंशिएट करके आर्किस्पोरियल सेल्स बना रही हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। तो अब ये सेल डिवाइड करती हैं और जब इसमें डिवीजन होगी यानी कि जिसे कहते हैं पेरिक्लिनली ये सेल डिवाइड करती हैं और इनकी डिवीजन से ये दो टाइप की सेल्स बनाती हैं, एक तो आउटर वाली सेल और एक बच्चे बनाती हैं इनर सेल। एक हो गई आउटर सेल और एक बनाती हैं इनर सेल। जो आउटर वाली सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं हम, इनके लिए टर्म्स यूज करते हैं प्राइमरी पैराइटल। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं। और जो दूसरी वाली सेल्स होती हैं इनर वाली सेल्स, इनको कौन सी कहते हैं, ये स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस मदर सेल है, स्पोरोजीनस मदर सेल्स। तो इसने दो टाइप की सेल्स बनाई, यानी कि इन जो चारों सेल्स थी आर्किस्पोरियल सेल्स, ये डिवाइड करके दो टाइप की सेल्स बना रही हैं। दो दो टाइप की कौन सी, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। जो आउटर वाली हैं जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ठीक है, और जो इनर वाली सेल्स है उसको कहते हैं स्पोरोजीनस मदर सेल। तो जो आउटर वाली सेल्स होगी प्राइमरी पैराइटल सेल्स बच्चों, इससे डेवलपमेंट होता है किसका, पोलन सैक का। अब वो पोलन सैक कैसे डेवलप कर रहा है, वो पोलन सैक जैसे अब ये हमने एक सेक्शन काटा और इसमें ये चार कॉर्नर की सेल्स बताई, इनसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तीसरा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चौथा, यानी कि चार माइक्रोस्पोरेंजियम्स कैसे डेवलप होते हैं। तो ये बाहर की लेयर आएगी, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर आप इसका सेक्शन काटोगे तो ये सेक्शन में इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये आउटर एपिडर्मिस है और आउटर एपिडर्मिस के नीचे जो ये सेल्स होती हैं वो सेल्स कौन सी थी, ये हाइपोडर्मल सेल्स या मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी। और उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने पहले आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके बनाई और फिर आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवीजन हुई। तो जो आउटर की लेयर है, जैसे अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, दो टाइप की सेल, प्राइमरी पैराइटल और स्पोरोजीनस। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो सक्सेसिवली डिवाइड और रीडिवाइड करती हैं, यानी कि बार बार वो डिवीजन होती है, जैसे पेरिक्लिनल डिवीजन और या एंटीक्लिनल डिवीजन, इनसे ये डिवाइड और रीडिवाइड करके लेयर बना लेती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लेयर बना लेती हैं ये सेल्स, लेयर में अरेंज हो जाती हैं। जैसे पहले मानो ये एपिडर्मिस तो आएगी, उसके नीचे एपिडर्मिस के जस्ट यानी कि जो बिलो लेयर बनेगी इस सेल से, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स की सेल जब डिवाइड और रीडिवाइड करती हैं तो उस लेयर को हम क्या नाम देंगे, उस लेयर को देंगे हम उसकी, पहले एपिडर्मिस है उसको कहेंगे एंडोथीसियम। तो नीचे वाली लेयर जो आएगी एंडोथीसियम आएगी और उसके जो नीचे की दो तीन लेयर होती हैं उन दो तीन लेयर को मिला के हम बच्चों क्या कहेंगे, उसकी मिडिल लेयर। तो पहले यानी कि जैसे आउटर लेयर होगी एंडोथीसियम, किसके नीचे है, ये जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस की ये जो लेयर है वो धीरे धीरे इससे अलग हटती चली जाती है और ये सेल नीचे आ जाती है और ये एक जैसे कहते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर बनती है उससे उसको एंडोथीसियम का नाम देते हैं। और एंडोथीसियम के नीचे की जो लेयर होती हैं दो या तीन मिलके, उनको हम मिडिल लेयर का नाम देते हैं बच्चों। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, अगली जो नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो अंदर वाली लेयर बनती है उसको हम टेपिटम की लेयर कहते हैं। तो इस तरह से मान लो अगर ये देखें प्राइमरी जो पैराइटल सेल्स हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड करके कितनी लेयर बना रही हैं। पहली आउटर लेयर यानी कि जो जस्ट बिलो एपिडर्मिस की आती है उसको एंडोथीसियम का नाम देते हैं। जैसे हम ये दे सकते हैं, यहाँ हमने अलग भी निकाल रखा है बच्चों कि ये तो एपिडर्मिस की है, क्योंकि इसके बाद ये एपिडर्मिस की लेयर से अलग हटके एक एंडोथीसियम की लेयर बन गई और उसके नीचे वाली दो या तीन लेयर को अगर हम मिला देते हैं तो दो या तीन लेयर मिलके बनाती हैं मिडल लेयर। और जो सबसे अंदर की लेयर है, ये अंदर की लेयर वाली जो सेल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं टेपिटम की सेल। ये टेपिटम की लेयर बन गई, ये टेपिटम की लेयर बन जाती है। तो इस तरह से ये तीन चार लेयर्स में अरेंज होके और क्या बन जाएगा, एक जैसे ना सर्कुलर शेप ले लेगा इसके अंदर। इसी सर्कुलर शेप के अंदर इनक्लोज हो जाती है जो हमारी इनर वाली सेल थी। तो इनर वाली सेल कौन सी थी, जो अंदर वाली सेल थी। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि आर्किस्पोरियम सेल्स डिवाइड करके दो टाइप की सेल बनाएगी, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर ने तो क्या बनाया, आउटर का नाम दिया हमने प्राइमरी पैराइटल सेल, और उसमें फिर डिवाइड और रीडिवाइड करके लेयर बना ली।
तो ये तो लेयर बन गई, यही लेयर क्या बनाती है, इस पोलन सैक की वॉल बना रही है। ये पोलन सैक की जैसे कह रहे हैं ना दीवारें बना रही हैं। और इसमें कितनी दीवारें बन गई, कितनी वॉल बन गई, आउटर एंडोथीशियम यानी कि बिल्कुल जो जस्ट एपिडर्मिस तो होगी, एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होगी उसको हम एंडोथीशियम, 2-3 मिला के जो लेयर बनेंगे उनको मिडिल लेयर, और सबसे जो इनर लेयर होती है उसको टेपिटम की लेयर कहते हैं। और ये टेपिटम की लेयर किसको इनक्लोज कर रही है, वो इस सेल को इनक्लोज करती है जिसको हम स्पोरोजीनस मदर सेल कहते हैं। तो ये जो स्पोरोजीनस मदर सेल है अब फिर ये डिवाइड करेगी। जब ये डिवाइड करेगी तो इसमें जो डिवीजन होगी उस डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स फिर बन जाएंगी। जब वो नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं तो वो नंबर, क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन है, तो जब ये नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी बच्चों तो इससे एक टिश्यू बन जाएगा पूरा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम नाम दे देते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू बन गया क्योंकि सभी सेल्स एक दूसरे के साथ एडहियर कर रही हैं, वो चिपकी हुई हैं, तो ये इसको इनक्लोज कर लेती हैं। तो जब ये इसको इनक्लोज कर लेंगी तो अब ये दो तरह से आपको देख रहे हैं, एक बाहर की लेयर में सेल्स अरेंज होगी और एक अंदर जो है जो सेल्स जिसको यानी कि ढक रही हैं अंदर से, एक तरह से अपने अंदर इनक्लोज कर रही हैं, वो स्पोरोजीनस टिश्यू बन गया। इस तरह से हमारा जो ये पूरा जो डेवलपमेंट है वो पोलन सैक का डेवलपमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक कैसे होता है, कि पोलन सैक का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, जब हम किसी एक यंग एंथर का सेक्शन काटेंगे तो जो उसके कॉर्नर की सेल्स होंगी, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करके बनाती हैं। और वो कॉर्नर की सेल्स कौन सी सेल हैं जो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन्हीं में से वो क्या बना रही थी, आर्किस्पोरियल सेल्स। तो आर्किस्पोरियल सेल्स की जो सेल है, ये आर्किस्पोरियल सेल्स में भी ये दो टाइप की है। ये जब डिवाइड करेगी तो दो टाइप की सेल बनाएगी, एक प्राइमरी पैराइटल और एक स्पोर। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं ये बनाती हैं किसको, ये बनाती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को या पोलन सैक को। तो पोलन सैक में अगर हम देखें या माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर बन गई, ये 4 या 5 लेयर होती है बच्चों। जैसे आउटर लेयर जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की आई एंडोथीशियम, 2 या 3 लेयर ने मिलकर जो बनाया मिडिल लेयर, और जो अंदर की लेयर है वो है टेपिटम। तो ये जो बन रही है, ये जो यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसी को हम कहते हैं पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, इससे जो डेवलपमेंट होगा, इनसे क्या बनेंगे, इनसे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो वो हम बच्चों अब अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ये है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब आपको समझ में आएगा होगा बच्चों कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप होता है। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारी जो भी अब अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको देखने के लिए या उसकी नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बच्चों बेल आइकन का बटन दबाइए। ओके, थैंक यू।